जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेके साहिल स्टडी में। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इसी कड़ी में हम सामान्य अध्ययन पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप पेट के एग्जाम्स में बैठेंगे तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये लेक्चर। तो प्लीज़ जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने सेवा में सुधार के लिए राष्ट्रीय डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का मसौदा जारी किया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा जो सेवाओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का मसौदा जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा हुआ है आपके पेट एग्जाम्स में। चर्चा में है कि डेट चेंज हो जाएगी, लेकिन कम ही टाइम बचा हुआ है। इससे लग रहा है कि अब मुश्किल ही है कि आपकी डेट चेंज हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। हो जाए पेपर तो आपके लिए भी अच्छा है, ना हो तो फिर और पढ़ते ही रहिएगा और भी टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन पेपर तो होगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2021 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्कूलों को शामिल किया गया है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ऑप्शन क्या है? सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल, उपर्युक्त सही। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है, इन्होंने इन सभी पर स्कूलों को शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, सभी प्रकार के स्कूलों को शामिल किया है। चलिए तो यहाँ पर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए अगला, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपके जाप्ती, तहशाला, नशक, कानकुट। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि अकबरकालीन भू राज्य व्यवस्था थी, उनकी दहसाला पद्धति को क्या कहा जाता था? बंदोबस्ती व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दीन इलाही का प्रचार किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने बाबर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। ठीक है दोस्तों, दीन इलाही का प्रचार जो कि अकबर ने किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है वाराणसी, कानपुर, पटना, प्रयागराज। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। कानपुर नदी जो कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ऑप्शन आपके सामने है। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, किसी के द्वारा नहीं। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यसभा, जो कि राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है, इसलिए इसका विघटन नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी के द्वारा भी नहीं भंग किया जा सकता राज्यसभा की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद समूह के रूप में किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन आपके सामने हैं। संसद, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, लोकसभा के प्रति। तो चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद समूह, ठीक है दोस्तों, उत्तरदायी है।
चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ऑप्शन है जीवी मावलंकर, जीवी पंत, एस राधाकृष्णन, एस डी देशमुख। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। भारत के जो प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं जीवी मावलंकर हैं। ठीक है दोस्तों, यह कब बने थे? 15 मई 1952 को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है कोच्चि, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम, बंगलुरु। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोयम्बटूर को जो कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जो सरकार नोट छापकर पूरा करती है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, मौद्रिक घाटा, प्राथमिक घाटा। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटे का जो हिस्सा है वह कौन सा है? मौद्रिक नीति। ठीक है दोस्तों, मौद्रिक घाटा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मौद्रिक घाटा जो है राजकोषीय घाटे का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, जिसमें नोट छापकर पूरा करती है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है बकिंघम नहर, इंदिरा गांधी नहर, ऊपरी गंग नहर, ताजेवाला नहर। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर इंदिरा गांधी नगर। ठीक है दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है भारत का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। 20 करेक्ट आंसर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की मृदा केरल में सर्वाधिक पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, बलुआ मृदा, या फिर लेटराइट, चिकनी बलुई मृदा। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो कि केरल में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और बात करें यह मिट्टी कितने विस्तार में है? 65% यहाँ पर मिलती है। 65% क्षेत्र में यह मिट्टी लेटराइट केरल में मिलती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है? ऑप्शन है आपके सामने, नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया, नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जल से अपक्रिया, अमोनिया का नाइट्रेस में रूपांतरण, या फिर डी हो जाएगा नाइट्राइट का नाइट्रिक ऑक्साइड में रूपांतरण। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया है अमोनिया, ठीक है दोस्तों, अमोनिया और अमोनियम को नाइट्रेट में बदलने की है। ठीक है दोस्तों, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अमोनिया का नाइट्रेट के रूप में रूपांतरण, तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमोनिया का नाइट्रेट्स में रूपांतरण क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला है, निम्न में से किस देश में एस्बेस्टॉस अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका, रूस। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी इज करेक्ट आंसर, रूस। ठीक है दोस्तों, रूस में एस्बेस्टॉस अधिकतम मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। कितने परसेंट बात करें? 55%। ठीक है दोस्तों, योजना है इसमें, योगदान है। ठीक है दोस्तों, एस्बेस्टॉस के भंडार का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी फटाफट से रिवीजन करते हैं क्योंकि एग्जाम्स की डेट काफ़ी नज़दीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला,
बेंट कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है दोस्तों? ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। बेंटन जो कि कप है वो हॉकी से संबंध रखता है, हॉकी का खेल है। ठीक है दोस्तों, उसी खेल में दिया जाता है बेंटन कप। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है सूर्य मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसे ब्लैक पोगैडा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है जीवाणु को रिक्त स्थान के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा नापा जाता है जीवाणु को? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं हेमेसाइटोमीटर, या फिर स्पेक्ट्रोफोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, या फिर कैलोरीमीटर, या फिर ऑक्सेनोमीटर। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु जो नापने जाता है वह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के मीटर में नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये बात करें जीवाणु के जो घनत्व में जो बहुत परिवर्तन के आधार पर ही इनके विकास को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इंगित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। फटाफट से लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी लाइक नहीं लिया, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जब तक आपके एग्जाम्स हो नहीं जाते आपको प्रैक्टिस मैं कराता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। घुमावदार कटाव जिससे नदी घाटी फैल जाती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन है पार्श्व क्षरण, सतह क्षरण, या फिर अधोलंब क्षरण, माध्य क्षरण। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर पार्श्व क्षरण। पार्श्व क्षरण, अगर नदी घुमावदार कटाव करती है तो उसे पार्श्व क्षरण कहते हैं। क्षरण मतलब कटना या फिर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों। तो फटाफट से लाइक करते जाइए दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगते हैं, क्योंकि एग्जाम से तो पूछे ही जाने वाले हैं। आपको जरूर से इनको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर देंगे उतना आपको ये एग्ज़ाम्स में बहुत ही आसानी से आप इनको कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान। अब इसमें दिया है, ऑप्शन दिए हैं और इसमें क्या क्या संविधान में होता है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर मुख्य रहता है। और दूसरा ऑप्शन है एक व्यक्ति के राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन की आज्ञा देता है, या फिर एक व्यक्ति केवल 2 कार्यकालों के लिए राष्ट्रपति रहने की सीमित रखता है, या फिर मैं एक व्यक्ति को केवल 1 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहने की आज्ञा देने के लिए संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। संविधान जो कि अनुच्छेद 57 में दिया हुआ है उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को चाहे जितनी बार हो वह चुने जाने की प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति के राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन की आज्ञा देता है। ठीक है दोस्तों, बार बार उसे निर्वाचित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चाहे राष्ट्रपति चाहे जो जितनी बार भी चुने जा सकता है। संविधान के 57 अनुच्छेद में है। ठीक है दोस्तों, मैंने अनुच्छेद का भी वीडियो बनाकर रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्च कर लीजिएगा और संविधान के अनुच्छेद सर्च कर लीजिएगा और नाम डाल लीजिएगा जेके साइल स्टडी चैनल का नाम। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो उपलब्ध प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? 20 करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चिकनी मांसपेशियाँ में पाई जाने वाली संभावना होती कौन कौन सी संभावना होती? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। टांगों की मांसपेशियाँ, बाजुओं की मांसपेशियाँ, अमाशय, हृदय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो कि चिकनी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं दोस्तों? अमाशय में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से और देख लेते हैं क्वेश्चन। टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा। चलिए सिनगोंग
किस धर्म का प्रार्थना स्थल है? ऑप्शन है पारसी, ताओ, यहूदी, सिंतो। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सिगनोंग जो कि यहूदी धर्म का है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिगनोंग जो कि यहूदी धर्म का एक पवित्र स्थल है, याद रखिएगा। इसमें लगातार अग्नि की जो है प्रज्वलित करती रहती है। ठीक है, तो प्रज्वलित रहती है, सॉरी। चलिए अगला है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित घरेलू हवाई अड्डा स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है तिब्बत, भारत, नेपाल, चीन। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तिब्बत। ठीक है दोस्तों, जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित घरेलू हवाई अड्डा है। ठीक है दोस्तों, तिब्बत पर स्थित है। तो यहाँ पर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की किस शाखा का संबंध विलुप्त जीवों के अध्ययन से है? ऑप्शन है पैलिनोलॉजी या फिर फाइलोजेनी या फिर पॉलियोबॉटनी या फिर पॉलियोटोलॉजी। ऑप्शन क्या सही होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलियोन्टोलॉजी, जो कि इसका संबंध विलुप्त जीवों की अध्ययन से होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। पॉलियोन्टोलॉजी इसको, जो कि विलुप्त जीव हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? पॉलियोन्टोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत दृष्टि से कम दूरी मतलब कितनी होती है? कितने सेंटीमीटर में स्पष्ट व्यक्ति देख सकता है, मानव देख सकता है? 25 सेंटीमीटर, आप लोग जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला, मांग कब एक अनुदान बन जाती है? ऑप्शन है जब एक मांग प्रस्तावित की जाती है, मांग पर चर्चा समाप्त हो जाने के बाद, मांग स्वीकार हो जाने के बाद, या फिर जब बजट सत्र बंद हो जाए। आंसर, सही आंसर क्या होगा? मांग कब एक अनुदान बन जाती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? मांग स्वीकार हो जाने के बाद। ठीक है दोस्तों, हो जाने के बाद, स्वीकार हो जाने के बाद एक अनुदान बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर, मांग स्वीकार हो जाने के बाद जो कि अनुदान बन जाती है। ठीक है दोस्तों, अनुदान बन जाती है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति क्रांति का संबंध है, नीली क्रांति का संबंध है किससे संबंध है दोस्तों? मछली उत्पादन, तिलहन उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन या फिर दुग्ध उत्पादन। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मछली। आप इसको याद कैसे करेंगे? मछली कहाँ पर रहती है? जल में रहती है। और जल का पानी कैसे हमको दिखता है? लेकिन होता कलर उसका कोई भी कलर नहीं होता है, लेकिन हमको दिखता है नीला, इसलिए मछली जहाँ रहती है नीली क्रांति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, मछली उत्पादन नीली क्रांति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद कर सकते हैं, ऐसे मैंने ऐसी ट्रिक है बताई है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय श्वसन का सबस्ट्रेट है, क्या सबस्ट्रेट है दोस्तों? ऑप्शन है फ्रक्टोज, ग्लाइकोलेट या फिर पायरोविक अम्ल या फिर ग्लूकोज। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलेट, जो कि प्रकाश श्वसन। ठीक है दोस्तों, ग्लाइकोलेट प्रकाश श्वसन का सबस्ट्रेट है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसे ही प्रकाश श्वसन शुरू होता है, इसी से ही प्रकाश श्वसन शुरू होता है, याद रखिएगा, पौधों में होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ए इज करेक्ट आंसर, यहाँ पर एक नहीं होगा, यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए, ग्लाइकोलेट प्रकाशीय श्वसन का सबस्ट्रेट है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर का संबंधित क्वेश्चन है। यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त है, किसके लिए उपयुक्त है दोस्तों? मल्टी यूज़र, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेसिंग या फिर रियल टाइम प्रोसेसिंग या फिर सिंगल यूज़र। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिक्स, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही यह कई प्रकार के कार्य कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है एक प्रकार का यूनिक्स।
तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मल्टी यूज़र। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ए इज़ करेक्ट आंसर। चलिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर के लिए उपयोग होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक होल निम्न में से किसी एक घटना है। ऑप्शन है समतल भूमि, काट, मरुस्थल, इनमें से कोई नहीं। आंसर सही क्या हो जाएगा, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। सिंक होल जो कि कोर्ट की एक घटना है, याद रखिएगा। सॉरी, कोर्ट नहीं है, कॉर्ट है। तो यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मधुमेह दिवस यह कब मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन है 1 जनवरी, 27 अगस्त, 16 अक्टूबर, 14 नवंबर। सही आंसर क्या होगा, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 नवंबर। ठीक है दोस्तों, विश्व मधुमेह दिवस जो मनाया जाता है वह 14 नवंबर को मनाया जाता है। और यह दिवस जो है मधुमेह से उपजे जो जोखिम के कई बार की चिंताएं हैं उन्हें 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहा जाता है, इन्होंने गठित किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों। तो प्लीज़ जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला है, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। ऑप्शन है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के जो चुनाव में किस प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है दोस्तों, वह अपनाई जाती है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और लोकसभा के सदस्य की बात करें, जो वर्तमान में सदस्य 545 है, आपको याद रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें सदस्यों का जो चयन होता है 5 वर्ष की अवधि में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद चुनी जाती हैं। ऑप्शन है चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं द्वीप। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है 34वां क्वेश्चन। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम पेट का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, कादरिया महादेव मंदिर यह स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन है औरंगाबाद, खजुराहो, जबलपुर, चित्तौड़गढ़। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खजुराहो। ठीक है दोस्तों, 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर खजुराहो परिषद में जो कि मंदिर के पश्चिमी समूह का सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी निर्माण की बात करें किसने करवाया था, 1024 या फिर 1050 के ईस्वी में चंदेल वंश के जो राजा थे विद्याधर, ठीक है दोस्तों, विद्याधर द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, कादरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों। ऑप्शन है पेरिस, जिनेवा, वियना या फिर नैरोबी। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो कि व्यापार करने के लिए, विश्व के व्यापार करने के लिए नियम बनाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, 1 जनवरी 1995 में होती है। मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है, जिनेवा में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बांसुरी वादक कौन है दोस्तों। ऑप्शन है जाकिर हुसैन, रविशंकर, हरिप्रसाद चौधरी या फिर अली अकबर खान। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारत के जो कि बांसुरी वादक हैं, बहुत ही
और इनको क्या दिया गया था, जो कि पंडित हरिप्रसाद चौधरी हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिप्रसाद चौधरी, इनको क्या दिया गया था, जो कि बांसुरी वादक हैं, इनको एक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। कौन सा, नाटक अकादमी का। ठीक है दोस्तों, नाटक अकादमी का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इनको कब नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला है, 1984 में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरिप्रसाद चौधरी। ठीक है दोस्तों, 36वां को हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन शब्द किसका खेल से संबंध है। ऑप्शन है गोल्फ, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल। सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, गोल्फ, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कि आयरन शब्द से संबंधित है, जो कि व्यक्तिगत रूप खेला जा सकता है। इस खेल में खिलाड़ी क्लब की मदद से गेंद को मैदान में मौजूदा छेदों के अंदर पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा खेल होता है गोल्फ, याद रखेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन, जो कि शब्द संबंधित है गोल्फ से संबंधित। यहाँ पर करेक्ट आंसर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से रिवीजन करते हैं। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। 2004 से 5, 2006 से 7, 2009 से 10, 2011 से 12। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, लोक मूल्य सूचकांक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर 2011 से 12 में, जो कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष माना गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और बात करें भारत के जो थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार माना गया, महंगाई दर की गणना की जाती है इससे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने वर्ष 2022 में ब्रिक्स जो सम्मेलन होता है संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। किसने की है, इसकी आपको ट्रिक भी बताऊंगा, आप इसको कैसे पहचान पाएंगे कि यह कब होगा और आगे भी कब होने वाला है और पिछले कब हुआ कहा था, सभी आप इसमें जान सकेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन क्या दिए हैं, भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ब्रिक्स 2022 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर चीन में हुआ। ठीक है दोस्तों, सी इज करेक्ट यहाँ हो जाएगा। देखिए आपको याद कैसे रखना है, ब्रिक्स 2022 में कहाँ पर हुआ, चीन में हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सी, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2022 में हुआ। सी क्या होता है, चाइना होता है। एस से होता है साउथ अफ्रीका, फिर बी से ब्राज़ील, आ से रसिया, आई से इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो अगला होगा 2023 में साउथ अफ्रीका में होगा। फिर इसके बाद बी से क्या होता है, ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, अब ब्राज़ील में हो गया, उसके बाद 2024 में। इसी प्रकार आगे क्रम में बढ़ता हुआ ऐसे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसी प्रकार आगे जान सकते हैं कि अगला सम्मेलन कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 2022 का पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा चीन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और 2021 की बात करें तो सम्मेलन भारत में हुआ था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 90 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर 115 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। जो भारत का जो औसत वर्षा है जो कि 125 सेंटीमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, और बात करें जो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, तो उसमें 75% होती है और 13% उत्तर पूर्वी मानसून में और 10% जो होती है वो पूर्वी जो कि चक्रवातों में होती है, तथा शेष जो 2% बचते हैं उसमें पश्चिमी विक्षोभों के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 125 हो जाएगा। भारत में वार्षिक जो वर्षा का औसत है 125 सेंटीमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस भुगतान बैंक ने हाल ही में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS के लिए जारीकर्ता शुल्क पेश किया है। किसने पेश किया है दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। इंडियन पोस्ट बैंक है, इनके द्वारा जो कि भारतीय जो बैंक है भुगतान के लिए, जो बैंक में हाल में आधार में सक्षम एवं भुगतान प्रणाली
जारीकर्ता शुल्क पेश किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा बैंक? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला है, किस देश ने बेरेंट्स सागर में एक जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और लगभग 1000 किलोमीटर के लक्ष्य को इसने लक्षित किया है? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, रूस। सही आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। रूस ने बेरेंट सागर में एक त्रिकोण हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, इसमें बात करें लगभग 1000 किलोमीटर के लक्ष्य को यह लक्षित किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी इज करेक्ट आंसर, रूस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष के रूप में पद का त्यागपत्र दिया है? किसने दिया है दोस्तों? ऑप्शन है अजय पुरी, सहदेव यादव, टीबी नरेंद्रन या फिर नरेंद्र बत्रा। सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष के रूप में जो पद था उनका त्याग दे दिया है। ठीक है दोस्तों, त्याग पत्र दे दिया है। तो यहाँ पर नरेंद्र बत्रा इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। सेशन अच्छा लगता है तभी करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इनको पढ़ के ही जाना है। ठीक है दोस्तों, आप काफ़ी अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 के जारीकर्ता कौन है दोस्तों? रोजर पेनरोज या फिर जेम्स पीबल्स या फिर अर्थर ऑस्किन या फिर फ्रैंक विल्जेक। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए टेम्पलेट जो 2000 का पुरस्कार है वह जो कि प्राप्त करता है कौन है? फ्रैंक विल्जेक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रैंक विल्जेक ने प्राप्त करता इन्होंने टेम्पलेट का पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स जो पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है दोस्तों? ऑप्शन है रशीद किदवई या फिर प्रीति सेनाय या फिर प्रकाश सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश सिंह। ठीक है दोस्तों, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स की जो पुस्तक है वो की प्रकाश सिंह की है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई दोस्तों? चलिए ऑप्शन क्या है? मार्च 1950, अगस्त 1950, मार्च 1952, अगस्त 1952। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि NDC की, इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। कब हुई स्थापना? 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके जो क्या होते हैं अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? विकास परिषद का जो पदेन होते हैं अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं उन्हीं ये अध्यक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1952 में। ठीक है दोस्तों, अगस्त 1952 में, 6 अगस्त 1952 को। यहाँ पर करेक्ट आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रतिमाह होगी। कितनी होगी? ऑप्शन है 3500 या फिर 2000 या फिर 3000 या फिर 1500। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री श्रम योगी जो कि मानधन योजना के तहत ग्राहकों को 60 वर्ष की जो आयु प्राप्त करने वाले हैं उनकी न्यूनतम अनुमानित पेंशन जो कि दी जाएगी, कितनी दी जाएगी दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए सही आंसर दीजिए, क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, 3000। ठीक है दोस्तों, 3000 प्रतिमाह दिया जाएगा। चलिए अगला, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने पारंपरिक दक्षिण पूर्व रिज मार्ग के साथ रिकॉर्ड 26 बार माउंट एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की है। ऑप्शन आपके हैं अंशु जमसेनपा, कामी रीता या फिर अंग रीता शेरपा या फिर प्रियंका मोहिते। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कामी रीता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दक्षिणी पूर्व रिज मार्ग के साथ जो कि 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है इन्होंने, कामी रीता। यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षक और सुरक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? किसने ग्रहण किया है दोस्तों? ऑप्शन है आपके राजीव कुमार, या फिर मनोज पांडे, आर हरि कुमार, या फिर अरविंद कुमार। सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज करेक्ट आंसर, संजीव कपूर। ठीक है दोस्तों, इन्हें भारतीय वायुसेना के जो महानिदेशक है उनको नियुक्त किया गया है, इनको कार्यभार ग्रहण किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 जीता है। ऑप्शन आपके सामने, रिजवान हसन, या फिर सिंथिया सोसेन ज़ुएंग, या फिर फ्रांसिस केरे, या फिर कोरोना विलवेस्का। सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बताइए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन लिंक से जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अच्छे मार्क्स लाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।